हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के पार्ट 2 को करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट 1। हमने कल पार्ट 1 कर लिया था और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। और आज जो हम लोग सीरीज में इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स को देखेंगे और एग्रीकल्चर के भी कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स रहेगा। और जनरली एक राइटअप भी मैं रेडी कर रहा हूँ फॉर एग्रीकल्चर ऑनली, ठीक है। वो मैं 2 या 3 तारीख को उस क्लासेस ले लूंगा और दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटअप फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे मिलने देखने को मिल जाएंगे और वो रिवीजन करने के लिए भी काफी आसान होगी। तो वो मैं 2 या 3 तारीख को ले लूंगा और उसकी राइटअप भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एनवायरनमेंट वंस, वी हैव कंप्लीटेड द पॉलिटी वंस, वी हैव कंप्लीटेड द इकोनॉमिक्स पार्ट 1। Today we are going to do economics part 2. We have completed the art and culture current affairs. एंड दो देखो कोई भी लंबी वीडियो नहीं है, साढ़े 30-40 मिनट की वीडियो और एक बार आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोस बिकॉज की प्रीलिम्स के टाइम का टर्म्स भी आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है। दैट हेल्प यू अ लॉट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो इसलिए दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लीज डू वॉच द वीडियोस। और आप चाहें तो इसको ये पीपीटी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। The link of the telegram channel is I will pin in the comment. जो link है वो that is pinned in the comment. You can join the telegram channel using the link and you can download this PPT from there। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा हुआ है तो PPT एटलीस्ट सारे वहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लो। That will be very helpful to you. That will act as a ब्रह्मास्त्र for your current affairs revision. So please do follow it। और आज कुछ एग्रीकल्चर के भी टर्म्स हम लोग करेंगे तो दैट विल आल्सो वेरी हेल्पफुल। और एग्रीकल्चर की एक अलग से राइटअप है वो मैं अलग से करवा दूंगा आपको काफी अच्छे से। थोड़ी सी नजदीकी पड़ जाएगी प्रीलिम्स तो आपके ध्यान में सारी चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। और अराउंड 80 से 100 पेज का राइटअप रहेगा। दैट इज कि अगर आप काफी उसमें मैं हाईलाइट करके काफी कंसाइज कर दूंगा कि आप 5 से 6 दिन में उसके आराम से रिवीजन कर लो और 2 बार आप रिवीजन कर लोगे। दैट इज मगर मान के चलो मैं 3 को भी डालता हूँ तो 3 से 8 एक बार रिवीजन कर लोगे और 8 से 13 एक बार रिवीजन कर लोगे। ज्यादा कुछ नहीं आपको डेली इसमें अराउंड हाफ एन आवर्स देना है और आपके एग्रीकल्चर सॉर्टेड है। और वी ऑल नो दैट अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली। इसमें से क्या आप एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस में अगर आप 4 भी सॉल्व कर पाओ यूजिंग तो दैट इज बी वेरी हेल्पफुल। और एटलीस्ट आप 4 इजीली सॉल्व कर पाओगे उससे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 6 में एक तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि दैट विल बी डिफिकल्ट, बस 4-5 आप आराम से सॉल्व कर लोगे। दैट इज व्हाई आई एम वेरी मच एम्फसाइजिंग ऑन दैट एंड प्लीज डू फॉलो दैट। सो पहले कुछ इकोनॉमिक्स का टर्म देखते हैं फिर एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में जाएंगे। सबसे पहले अभी काफी न्यूज में टर्म है दैट इज ऑफ बजट बोरोइंग। तो ऑफ बजट बोरोइंग होता क्या है? जनरली क्या होता है कि वी ऑल नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टेक लोन्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड्स। तो क्या होता है जब वो बोरोइंग्स जो भी है, बोरोइंग्स है जो भी लोन्स है, ये अगर बजट में दिखती है तो इट लीड्स टू द फिस्कल डेफिसिट इन द बजट्स। बजट में हमारी फिस्कल डेफिसिट देखती है तो गवर्नमेंट अपने बजट के फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए बोरोइंग्स हम कम कर नहीं सकती, इतना आसान है नहीं। तो बस उस बजट को इस बजट की फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग द रूट ऑफ बजट बोरोइंग। दैट इज कि जो भी हम बोरोइंग्स लेते हैं वो बजट में नहीं दिखाएंगे, हम लोग किसी और रूट से लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, ऑफ बजट बोरोइंग्स आर द लोन्स दैट आर नॉट टेकन डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है बट कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नाम पे ये लोन लिया जाता है और फिर बाद में वो चुकाई जाती है। दैट इज ये बजट में नहीं दिखती और बजट में हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम दिखती है। Such borrowings are used to fulfill the government's expenditure needs। जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर नीड है उसको फुलफिल करने के लिए ली जाती है। बट सिंस द लायबिलिटी ऑफ द लोन इज नॉट फॉर्मली ऑन द सेंटर, है वो सेंटर पे ही बट फॉर्मली सेंटर पे नहीं है, वो कहीं बजट के पेपर्स में नहीं दिखेंगे। वो जो सेंट्रल की एजेंसी जो इंस्टीट्यूशन है वो लेती है, ठीक है। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फिस्कल डेफिसिट। और इससे क्या होगा कि जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है बजट में जो दिखती है वो नहीं दिखेगी। दिस हेल्प्स द कीपिंग द कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। दैट इज कि हमने बोरोइंग भी ले लिया और जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है वो भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहेगी। पर इसके नेगेटिव्स भी है क्योंकि आपने ले तो लिया, भले आपने बजट में नहीं लिखा पर आपको चुकाना तो है, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिस्कल इंडिकेटर्स डिस्पाइट फिस्कल इम्प्लीकेशंस। उनके फिस्कल इम्प्लीकेशंस तो है क्योंकि आप बोरोइंग ले तो रहे हो, भले आप उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हो, भले आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो फिस्कल इंडिकेटर्स में, बट वो है। तो इससे क्या होगा कि हमारी हिडन लायबिलिटी हो जाती है। दैट इज कि इट इज ए लायबिलिटी ऑन अस बट इट इज जस्ट नॉट शोइंग इन आवर बजट पेपर्स। ये ध्यान रखना।
दिस रूट ऑफ फाइनेंसिंग बट्स मेजर सोर्स ऑफ फंड्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ऑफ बजट बोरोइंग शुरू हुई बजट में है नहीं तो पार्लियामेंट के कंट्रोल में है नहीं, पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। जो इंस्टीट्यूशंस के नाम पे ये बोरोइंग्स आई है वो इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इसको यूज कर लेगी, तो यहाँ से थोड़ी एक पार्लियामेंट की रोल पे भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल लिमिट्स। After the gap of 18 years, the government is set to revise its financial limits for new service and new instruments of service after getting approval from Parliament's Public Account Committee। जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके अप्रूवल के बाद जो गवर्नमेंट अपने फिस्कल लिमिट्स है उसको रिवाइज करने वाली है फॉर न्यू सर्विसेज एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। न्यू सर्विस रेफर्स टू एक्सपेंडिचर अराउजिंग आउट ऑफ ए न्यू पॉलिसी डिसीजन। न्यू सर्विस क्या है, दैट इज की कोई न्यू एक पॉलिसी डिसीजन है, कुछ भी नया बना है उसके ऊपर जो हमारी फाइनेंशियल यूज है, फाइनेंशियली हम लोग उस पर जो यूज कर रहे हैं, दैट इज न्यू सर्विसेज। इट इज नॉट एंड दिस इज नॉट ब्राउट टू द नोटिस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो भी न्यू सर्विसेज है ये क्या है, होगी पार्लियामेंट के नोटिस में नहीं आ रही है, इंक्लूडिंग ए न्यू एक्टिविटी और ए न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस क्या है, refers to relatively large expenditure arising out of important expansion of an existing policy। अब देखो ये न्यू इंस्ट्रूमेंट क्या, मान के चलो कोई हमने न्यू पॉलिसी कराई, अब उस न्यू पॉलिसी को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, इसकी क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, तो उसमें जो फिस्कल हमारा फिस्कल प्रॉब्लम्स जो भी फिस्कल तरह से मतलब फिस्कल यूज होगा, दैट विल बी न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस है हमारे पास लेकिन उसी सर्विस को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर रहे हैं। This proposal for revision in the financial limits which had just been for such instance is independence। independence से जो ऐसा 4 ही बार हमारी जो फिस्कल लिमिट्स है वो रिवाइज हुई है और अभी जो इस बार रिवाइज होने वाली है आफ्टर 18 years it will be the 4th time, तो ये ध्यान रखना। अब रिवाइज लिमिट्स क्या रहेंगी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पैनल है उन्होंने प्रपोज किया है टू for a new policy the expenditure to above ₹50 crore but not exceeding 100 crore। मतलब कि अब उस न्यू मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी न्यू पॉलिसी है उसकी जो भी लिमिट रहेगी that will be above 50 crores but less than 100 crore, that is 100 crore exceed नहीं करेगी, mandating prior approval of parliament for spending ₹100 crore। 100 crore स्पेंड करना है तो आपको prior approval पार्लियामेंट कराना होगा। The panel has fixed the reporting time for new instrument of service up to 20% of the original appropriation of the ₹100 crore। मान के जो हमने 100 crore अप्रोप्रिएट कर दिया लेकिन अब कुछ एक्सपेंशन की वजह से इसमें और फाइनेंशियल बर्डन हमारा बढ़ गया है, तो हम लोग इसको कितना दूर तक हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लिमिट को 20% तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा दैट विल बी मैंडेटरी फॉर एक्सीडिंग अमाउंट्स। एक्सीडिंग 20% तक कर रहे हैं तो हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं, लेकिन अगर इट इज मोर देन 20% देन द पार्लियामेंट ऑफ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी, और जब वो 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब क्यों हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं लिमिट्स की, क्या हो रहा है कि जो भी कम फिस्कल लिमिट की वजह से जो न्यू पॉलिसी रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं उनमें कोई थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और क्योंकि मिनिस्ट्रीज अब बढ़ रही हैं, हमारी जो पॉलिसीज बढ़ रही हैं, तो उनके लिए हमें ये कैपिटल चाहिए, उनके लिए हमें फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए। द टाइम टेकन इन सीकिंग पार्लियामेंट्स अप्रूवल वुड देन काउज डिले इन एक्सक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। काफी बार क्या होता है कि अगर हम लोग लिमिट जैसे हमने 50 करोड़ पे सेट करके रखा हुआ है तो 50 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो हमें फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, और उससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए हमने इस लिमिट को बढ़ा कर कितना कर दिया, 100 करोड़, ताकि 100 करोड़ तक हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल ना चाहिए होगी। और जीडीपी के भी हमारी ग्रोथ रेट कितना है, 6 to 7%। The size of budget is anticipated to grow substantially, क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, 18 साल से कितना जीडीपी बढ़ चुका है, तो हमारा बजट का जो साइज है वो भी बढ़ेगा, और इसलिए ये रिवीजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देखो 16 फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, इट विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागारिया, ये ध्यान रखना। रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन हो चुका है, नेक्स्ट विल बी द 16 फाइनेंस कमीशन। ये 5 पीरियड चलेगा, इट विल कमेंस ऑन अप्रैल 2026, ये ध्यान रखना। Apart from the key recommendation on distribution of net proceeds of taxes between state, देखिए फाइनेंस कमीशन का जो की रिकमेंडेशन क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, इट इज द की रिकमेंडेशन। और स्टेट्स को एलोकेट करती है रिस्पेक्टिव शेयर, जो भी स्टेट्स का शेयर है उसको एलोकेट करती है। द पैनल विल आल्सो प्रिस्क्राइब मेजर्स नीडेड टू अगुमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये मेजर्स भी प्रोवाइड करेगी टू अगुमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, टू सप्लीमेंट रिसोर्स ऑफ पंचायत एंड लोकल बॉडीज, ताकि पंचायत और लोकल बॉडीज का एम्पावरमेंट हो सके, उन्हें रिसोर्सेज मिल सके ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होंगे उसके हिसाब से पंचायत और लोकल बॉडीज को ये रिसोर्स में सप्लीमेंट करेगी।
It may review the existing arrangements of financing disaster management initiatives, जो भी disaster management initiatives को जो finance किया जाता है उसको review करने में help करेगी and make appropriate recommendations. Next thing that is was news in GST Council. The 50th GST Council meeting imposed 28% GST on ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग पे, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज पे कितनी जीएसटी लगेगी? 28%। जीएसटी के जो स्लैब्स होते हैं वो आपको पता ही है, 5% है, 12%, 18%, 28%, वी आर द स्लैब्स। 28% tax is applied on the initial amount paid upon entry, not upon the total value of each bet placed। मतलब जो आप जैसे मान के चलो आपने 100 रुपए का इनिशियल अमाउंट लगा बेटिंग करे तो इसी 100 रुपए पर 28% आपकी लग जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में अपने कितना लॉस हुआ कितना हुआ, उससे मतलब नहीं, जो जिस इनिशियल अमाउंट के साथ आप एंटर करोगे उसी इनिशियल अमाउंट पर आपकी लग जाएगी। कवर्स बोथ गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। दो पता है, गेम ऑफ स्किल जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस है, चेस इज ए गेम ऑफ स्किल, और गेम ऑफ चांस कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल की कुछ कार्ड्स हैं जिसमें आप चांस का यूज करते हो, कुछ ऐसी चीज है जैसे कि जिसमें क्या आप चांस यूज करते हो, जैसे कुछ कॉइन वगैरह फ्लिप करो, दैट इज कंप्लीटली चांस, उसमें कोई स्किल का यूज नहीं होता है। तो ये दोनों को कवर करेगी, स्किल वाले को भी चांस वाले को। ए टीडीएस ऑफ 30% इज डिडक्टेड फ्रॉम द विनिंग बोथ टाइप्स ऑफ गेम, और अगर आप जीतते भी हो तो उसमें 30% की टीडीएस कटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। Tax on offshore online gaming firms, such companies will have to register themselves with GST authorities and pay tax to the offer of the, ठीक है। तो GST काउंसिल के अंदर अगर आप देखो तो डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज थ्रू द अप्रूवल ऑफ 3/4 ऑफ वोटिंग, ये ध्यान में रखना। तो सेंटर का शेयर कितना है, जो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है 279A, ये ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वोटिंग में सेंटर का शेयर है वो इज 1/3 एंड द स्टेट शेयर इन द वोटिंग इज 2/3। So these are the things and a decision is made on the 3/4 of the voting at least। अगर आपको कुछ डिसीजन चाहिए तो 3/4 of the voting at least होनी चाहिए, the majority of the 3/4 of voting, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वी ऑल नो दैट करंट अकाउंट में क्या आता है हमारा, विजिबल अकाउंट होता है और इनविजिबल अकाउंट होता है। विजिबल अकाउंट में क्या होता है, गुड्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, और इनविजिबल अकाउंट में क्या होता है, रिमिटेंसेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, अदर थिंग्स अदर देन द दिस विजिबल अकाउंट, ठीक है, रिमिटेंसेस वगैरह। सो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो डिफरेंस बिटवीन है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो डिफरेंस है, मान के चलो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए का और इंपोर्ट कर रहे हैं 120 रुपए का, तो जो 20 रुपए का डिफरेंस है दैट इज डिफिसिट, दैट इज कि हमारी इंपोर्ट जो है इज हायर देन द एक्सपोर्ट, दैट इज वी आर इनटू डेफिसिट, दैट इज व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट इज। ये कंट्री के एक्सटर्नल शेयर का एक काफी बड़ा इंडिकेटर है। अब देखो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में की बात करें तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जो हाईली इंडिया में होती है, तो ये देखो दिस इज अबाउट इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज आर द इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है, ठीक है। जैसे इंडिया की बिगेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया क्या है एक्सपोर्ट करता है, वो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इंडिया का यूरोप और यूएस जो है काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वी हैव इंजीनियरिंग गुड्स हाईएस्ट अमाउंट में है, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन वी हैव जेम्स एंड ज्वेलरीज, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो दीज आर द एक्सपोर्ट्स, आवर एक्सपोर्ट्स, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे अधिक क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग गुड्स, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। वी ऑल नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, तो काफी एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। फिर देयर इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। Electronic goods, drugs and pharmaceuticals and iron ore have the emerged as the stand out sector in the country's export basket। जैसे मैंने बताया देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ड्रग्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, these are the very much highly exported product from India। और other prominent products जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, so these are the other products। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट कुछ हमारी जो एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट रेज फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर। तो ये ध्यान रखना है, केरला इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन कौन है इंडिया में? केरला। ये चीज ध्यान में रखना। और आप वर्ल्ड में देखोगे तो आई थिंक मलेशिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, वियतनाम में काफी होता है। और क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में जैसे कि नेचुरल रबर की जो कंट्रीज है, वियतनाम, मलेशिया, इस सब में थोड़ी देयर इज शॉर्टफॉल इन अवेलेबिलिटी, थोड़ी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो देयर इज अब हमारा मूवमेंट है कि हम लोग
जैसे फॉर एग्जाम्पल केरला में ये सब बढ़ा करके हम लोग मार्केट को कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये फंडिंग आई हुई है। रबर बोर्ड के थ्रू ये फंड इम्प्लीमेंट होगी, ओके। और ये जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया सच एज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहाँ पे की रबड़ कल्टीवेशन पे काफी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग इंक्रीज करेंगे यूजिंग दिस फंड्स। मतलब रबर क्रॉप्स के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सॉइल होना चाहिए वेल ड्रेन्ड, वेल वेदर्ड सॉइल्स होना चाहिए, एलुवियल सॉइल, सेडिमेंट्री टाइप्स, 100 रेनी डेज के अराउंड होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 20 to 30 डिग्री, दिस इज नॉट 30 40 20 to 34 डिग्री सेल्सियस शुड बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी शुड बी अराउंड 80%, ठीक है। सनसाइन अच्छी होनी चाहिए। सिंथेटिक रबर के ऊपर नेचुरल रबर को प्रीफर किया जाता है ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइलिटी। काफी बार क्या हुआ कि ऐसे प्रोडक्शन हमारी कम हो गई ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक रबर, जो नेचुरल रबर्स की प्रोडक्शन है वो कम हो गई। लेकिन फिर भी टाइम में पता चला कि जो नेचुरल रबर है वो इज मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सिंथेटिक रबर, इसीलिए। और अब जो उनकी जो साउथ एशियन कंट्रीज उनमें थोड़ी सी शॉर्टफॉल है, वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज अ गुड टाइम फॉर इंडिया टू कैप्चर दिस डिमांड। Situation report on pulses and cottons. Just a handful of states account for the half of the total pulse production. Half of the total pulse production का कुछ ही states में होता है, जैसे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडियाज मसूर। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड झारखंड प्रोड्यूस 16% ऑफ अरहर, जिसको तूरी बोलते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र प्रोड्यूस 75% ऑफ उड़द। और ये चीज देखना, इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, हाईएस्ट कंज्यूमर एंड हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। ये चीज काफी इंपोर्टेंट है। वी आर नॉट द हाईएस्ट एक्सपोर्टर, हम लोग एक्सपोर्ट में हाईएस्ट नहीं है, पर व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट वी आर द हाईएस्ट इंपोर्टर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड हाईएस्ट कंज्यूमर, ये ध्यान रखना। कॉटन सेक्टर को, तो कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ध्यान रखिए, अभी जैसे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बनते हैं, जैसे अभी न्यूज में पार्लियामेंट्री पैनल है कॉटन सेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पार्लियामेंट्री पैनल के ऊपर नहीं रहेगा। यूपीएससी विल नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्लियामेंट्री पैटर्न, ये क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉटन से, तो कॉटन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। और इट रिक्वायर्स क्लाइमेट ऑफ 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स अराउंड 180 to 200 डेज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज। यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी आ गया कि कॉटन के लिए फ्रॉस्ट फ्री डेज वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर 50 to 100 सेंटीमीटर इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इसमें हाई क्ले कंटेंट होता है, तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ग्रोइंग। इसको ध्यान रखना आप लोग। हाईएस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, नहीं, गुजरात इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और ये काफी दोनों में टक्कर रहता है, कभी महाराष्ट्र भी बनता है, कभी गुजरात भी बनता है। ब्लैक सॉइल में होता है। देयर स्पीसीज ऑफ कॉटन देखो तो जितने चारों स्पीसीज इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, ऑल 4 स्पीसीज ऑफ कॉटन एंड ग्रोन इन इंडिया। दे आर एशियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, अमेरिकन ब्लेंड कॉटन। While imports, we all know that around 60% of our edible oils is imported, जिसमें there is a large chunk of palm oil। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगी। पाम ऑयल इंडिया में किस कंट्री से सबसे अधिक अमाउंट में इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, इंडोनेशिया। Import of vegetables while used in cooking, frying of foods as opposed to petroleum fuels does 60.5 million tons. It is very increasing, ठीक, अक्टूबर में। With over 60% of India's consumption requirement is from import, जिसमें बताया अराउंड 60% क्या है, 60% से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने कंज्यूमशन को ये करने के लिए। There are concerns of vegetables oil going down, petroleum products, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे पेट्रोलियम का इंपोर्ट है, हमारा वेजिटेबल ऑयल का भी इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी हमारी घटती जा रही है, तो ये सब डाटा है, आप ध्यान में रखना। The two biggest contributors to India's edible oil is mustard and soybean. Highest mustard, second highest is soybean. जनरली नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो मस्टर्ड का अमाउंट काफी अधिक है, साउथ इंडिया में थोड़ी सोयाबीन का अमाउंट अधिक है। उसके बाद कॉटन सीड है, राइस बार में ये सब यूज होते हैं, ठीक है। So these are something about oil seeds, ये ध्यान रखना। इंपोर्ट पिक्चर, जैसे आप जानते हो कि इंडिया हाई अमाउंट ऑफ पाम ऑयल इंक्लूड कर दिए फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। सबसे अधिक पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करती है, इंडोनेशिया से, ठीक है। फिर सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करती है अर्जेंटीना से और ब्राजील से। सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ठीक है। और जनरली क्रूड ऑयल्स इंपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे क्रूड पेट्रोलियम है, ठीक है, तो उसके क्रूड पेट्रोलियम, ऐसे आप देखो पेट्रोलियम की बात करो, क्रूड ऑयल की बात करो, तो अराउंड 16% इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी और 84% ये इंपोर्ट करती है। उसी तरह यही पिक्चर आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है वेजिटेबल ऑयल में, जो कि इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड अप टू 60%। तो ये चीज ध्यान रखना।
और इंडिया जिनकी क्रूड ऑयल को मंगाती है और उसको रिफाइन करती है, जैसे डीगमिंग करती है, नेचुरलाइजेशन करती है, न्यूट्रलाइजेशन करती है, ब्लीचिंग करती है, डिओड्राइजेशन करती है, मतलब क्रूड ऑयल को मंगा के रिफाइन करती है उसे। नेक्स्ट थिंग दैट वाज इन न्यूज वाज कॉफी कंसम्स। क्या रेन्स हैज untimely rains has adversely affected India's coffee production, और अनटाइमली रेन्स की वजह से इस बार इंडिया का 20-30% कॉफी कम होगा एज पर टू कॉफी बोर्ड। और जैसे कॉफी बोर्ड, जैसे आप देखते हो टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, ये सब किस मिनिस्ट्री के अंदर है? दीज आर नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दीज आर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, दीज आर इन अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये चीज ध्यान रखना, जितना भी बोर्ड है सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। अब कॉफी की बात करें तो क्लाइमेट 15 से 28 डिग्री, रेनफॉल अधिक रेनफॉल चाहिए, ड्रेनेज अच्छा चाहिए, ड्रेनेज शुड बी नाइस। हाईएस्ट प्रोडक्शन इज फ्रॉम कर्नाटका, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी कॉफी प्रोड्यूस करती हैं, शुड नो। इंडिया की पोजीशन देखो तो 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। नेक्स्ट, भारतीय बीज सहकार समिति, तो BBSSL, ये 2023 में स्टेब्लिश किया गया टू प्रिपेयर सीड्स टू एवरी, टू साइंटिफिकली प्रिपेयर, सर्टिफाई एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री, दैट इज सीड सर्टिफिकेशन और सीड प्रिपरेशन में काम करेगा। इट इज अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ओके, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा है? स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। इट इज अंडर स्टेट लिस्ट, इसीलिए जो गवर्नमेंट है दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, दैट इज जो मल्टी स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि जनरली कोऑपरेटिव क्या है? स्टेट लिस्ट में, ये चीज ध्यान रखना। और ये सब देखो IFFCO, क्रिबिको, नाफेड, नाफेड जो है ये क्या करता है? ये एक चीज ध्यान रखना, नाफेड प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड वाइल्ड सीड आर डन बाय नाफेड, प्रोक्योरमेंट ऑफ सीरियल इज डन बाय FCI। सीरियल का प्रोक्योरमेंट कौन करता है? FCI करता है। पल्सेस और वाइल्ड सीड का प्रोक्योरमेंट कौन करता है? नाफेड करता है। और कॉटन कमीशन करता है कॉटन का प्रोक्योरमेंट, ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। NDDB, NCDC ये सारे मिलकर इससे प्रमोट किया हुआ इसे। फिर टी के भी इंडियन टी एसोसिएशन, that is leading body of tea planters said that the industry is passing through a phase of acute financial crisis with prices not keeping pace with the rising cost of production। मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट तो काफी बढ़ रहा है पर प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए फाइनेंशियल क्राइसिस काफी फेस करना पड़ रहा है इंडिया को, टी सेक्टर को। अब टी सिनेरियो की बात करें तो टी प्राइसेस हैज rose by CAGR, that is compounded annual growth rate of 4%, ठीक है, 9 to 15%। और पर इनके जो कॉस्ट ऑफ वाइटल इनपुट्स के जो कि आपको लगता है टी के प्रोडक्शन में उनकी कॉस्ट बढ़ गई 9 to 15%, दैट इज इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है 9 to 15%, पर जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ा है अराउंड 4%। ये टी एक्सपोर्ट्स भी थोड़ी रिवाइवल हमें देखने को मिला, सब चीज पढ़ लेना आप PPT से, मैं खुद अपलोड कर दूंगा। अब क्या हो रहा है? हाई प्रोडक्शन फॉलोइंग द इमर्जेंस ऑफ स्मॉल टी ग्रोवर्स रिजल्टेड इन सरप्लस टी रिजल्टिंग इन सिस्टम ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट हैज नॉट ग्रोन। मतलब टी की जो प्रोडक्शन है वो काफी सरप्लस हो गई है, क्योंकि काफी डोमेस्टिक, काफी स्मॉल कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर भी इसमें मिल चुके हैं, पर इसकी एक्सपोर्ट और कंजम्पशन नहीं बढ़ी है। तो क्या हो रहा है? किसी भी चीज की अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी विदाउट द इंक्रीज इन कंजम्पशन तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम होगी। और ईरान को जो टी जाती है, शिपमेंट टू ईरान, ये नोटिस याद रखना, इंपॉर्टेंट। 20% of tea exports from India are uncertain. And we have tea needs. अब देखो टी को क्या क्या चाहिए? 200 से 300, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये डिग्री है, जीरो मेंशन हो गया, देयर इज डिग्री। एंड 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल, ड्रेनेज काफी अच्छा होना चाहिए इस सॉइल का, ड्रेनेज शुड बी वेरी गुड। ये देखो टी कल्टीवेशन में दिखा रहा हूँ, स्लाइटली एसिडिक सॉइल में, पूरा सब सॉइल में, हिली रेंज में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, इंडिया इज द second largest producer of tea, और India is the fourth largest exporter of tea, that is producing में हम लोग second largest हैं और export में हम लोग fourth largest हैं। largest producer कौन है टी का? सोचो। the largest producer of tea China, क्या largest producer कौन है? चाइना। सेकंड लार्जेस्ट इज इंडिया। कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील। और इंडिया का रैंक कितना है? 6th। ये दोनों चीज ध्यान रखें। कॉफी के दो टाइप्स भी होते हैं, दैट इज अरेबिका एंड रोबुस्टा। इंडिया में अधिक कौन सा होता है? अराबिका। मोर देन 60% ऑफ द कॉफी ग्रोन इन इंडिया इज अरेबिका, ये भी ध्यान रखना। और इंडिया में जो आसाम इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। इंडिया में
हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है? असम। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन है? कर्नाटक। These are the things you need to remember. Next, lentil production. So India is set to become the world largest producer of lentil. That is, India world का largest producer बन जाएगा lentil का, ठीक है। It is the one of the world's top 5 lentil growers, second only to Canada. अभी ये second पे है, पर it will become the largest producer because the area under lentil has increased significantly. क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट दिया है towards pulses and wild seeds पे। देखो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, दिस विल बी स्टार्टेड इन तेलंगाना, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ध्यान रखिए जितना भी बोर्ड है, चाहे वो टर्मरिक बोर्ड हो, टी बोर्ड हो, कॉफी बोर्ड हो, ऑल आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यूपीएससी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, पर आपको ध्यान रखना दीज आर ऑल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये सारी काम है, ट्रेडिशनल नॉलेज को ध्यान देना, रिसर्च वगैरह करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। नैनो डीएपी वाज इन न्यूज। नैनो डीएपी एंड नैनो यूरिया आर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डिजाइन टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट। क्योंकि ये लोग जल्दी क्रॉप्स में ऑब्जर्व हो जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी अच्छी है। कन्वेंशनल यूरिया के तहत अगर आप देखो तो पहले नीम कोटेड यूरिया जिसकी काफी अच्छी एफिशिएंसी थी, फिर भी है गोल्ड यूरिया। गोल्ड किसे बोला जाता है? सल्फर कोटेड यूरिया को, इसमें सल्फर रिप्रेजेंट होता है। वी कैन विद नैनो यूरिया जिसकी और अच्छी एफिशिएंसी है, तो ये चीज ध्यान रखना। और अभी डीएपी लिक्विड भी आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। डीएपी दैट इज डायमोनियम फॉस्फेट। तो ये सारी चीज ध्यान रखना। और बेनिफिट्स क्या होता है? देखो नैनो यूरिया का कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है, डिलीवरी टारगेटेड होती है, लीचिंग रिड्यूस हो जाता है, न्यूट्रिएंट अपटेक प्लांट का अधिक हो जाता है, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स होता है तो प्लांट आर एबल टू अपटेक करती होती है। इस सब की वजह से इनकी काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट काफी न्यूज में है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दो। करेंटली एमएसपी इज नॉट लीगल। एमएसपी अभी लीगल नहीं है, दैट इज गवर्नमेंट कोई भी लीगल बैकिंग के साथ नहीं था। वैसे कुछ अब यूपीएससी दैट एमएसपी इज ए स्टैट्यूटरी एक्ट, तो नहीं, इट इज नॉट एन स्टैट्यूटरी एक्ट, ठीक है। और देखो स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से देखो तो 1.5 टाइम्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनका 1.5x आता है एमएसपी प्लस इट टेक्स कंसीडर जनरली A2 प्लस FL कॉस्ट। A2 कॉस्ट क्या है? दैट इज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड FL कॉस्ट इज फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर। हालांकि स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि C2 कॉस्ट पे दिया जाए, दैट इज कि इसमें जो भी हमारा रेंट्स हो गए, कुछ रेंटल्स हो गए, वो सब चीज को भी इंक्लूड किया जाए, बट इट इज नॉट जनरली इंक्लूडेड। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपकी टोटल कितनी क्रॉप्स को ध्यान दी, काफी आप अलग अलग अगर आप देखो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नोट चीजें लिखी हुई, पर मैं भी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। 25 क्रॉप्स को जनरली सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज प्राइस सपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एमएसपी की बात की जाए तो 24 क्रॉप्स को एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है और एक क्रॉप को एफआरपी प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज शुगर केन। ये ध्यान रखना। प्राइस सपोर्ट कितना? 25 क्रॉप्स को। ये जो 25 क्रॉप्स हैं इनको क्या दिया जा रहा है? प्राइस सपोर्ट। 24 क्रॉप्स को अंडर एमएसपी और एक क्रॉप को अंडर एफआरपी, शुगर कौन को एफआरपी और अदर 24 को एमएसपी। और उसके बाद अगर आप आगे देखो तो सीएसईपी कितने क्रॉप्स को रिकमेंड करता है? इट रिकमेंड्स 23 क्रॉप, 22 है बट इट इज नॉट करेक्ट। 23 क्रॉप्स को सीएसईपी रिकमेंड करता है 25 में। सीएसईपी किस दो क्रॉप को रिकमेंडेड नहीं करता है? एमएसपी के हिसाब से 22 को ही करता है, बिकॉज ये शुगर केन को भी रिकमेंड करता है, विच इज अंडर एफआरपी। पर ऐसे जनरली ये 23 क्रॉप को रिकमेंड करता है, 12, 22 एमएसपी क्रॉप एंड 1 एफआरपी क्रॉप, दैट इज शुगर केन। ये दो क्रॉप्स को रिकमेंड नहीं करता, दैट इज तोराई एंड डी हर्स्ट कॉटन। ये दोनों जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, दीज टू, इन दोनों क्रॉप्स का नॉट रिकमेंडेड बाय सीएसईपी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये आपको काफी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और देखो तो सीरियल्स को अधिक मिलता है, वाइल्ड सीड्स को अधिक मिलता है, पल्सेस को अधिक मिलता है। जो हमारे एमएसपी के अंदर जो वाइल्ड सीड्स हैं, दे आर 9 वाइल्ड सीड्स, सीरियल्स जो है 8 हैं और पल्सेस जो है 5 हैं। ये आप देख लेना इस टेबल में, मैंने तो लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपको यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट दे दे दैट the number of cereals who are provided MSP are the more than the wild seeds, तो यह ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। wild seeds को दिख मिलता है, there are 9 wild seeds covered under MSP while there are only 8 cereals covered under MSP। ये चीज भी समझ में आ गया। प्राइस सपोर्ट 25 क्रॉप को MSP, 24 क्रॉप को और एक क्रॉप को एफआरपी, ठीक है। उसके बाद सीएसईपी 23 क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करता है, जिसमें कि 22 एमएसपी क्रॉप है और एक एफआरपी क्रॉप है, शुगर केन एफआरपी क्रॉप, ये तो ध्यान रखना।
और इस कौन से 2 क्रॉप को रिकमेंड नहीं करता है सीएससीपी, दैट इज तोराई और डिहक्स्ड कॉटन, और इसको हम लोग डिहक्स्ड कॉपरा भी बोलते हैं। इन दोनों को रिकमेंड नहीं करता है सीएससीपी, दीज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन 100% एमएसपी से आने की चांसेस होगा, क्योंकि अभी काफी न्यूज में था, फार्मर्स वगैरह प्रोटेस्ट चल रही थी। तो ये दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। ये तो मैंने बता ही दिया, A2 कॉस्ट, A2FL कॉस्ट, C2 कॉस्ट, इसमें रेंट हो गया, कैपिटल एसेट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, जुड़ता है A2 कॉस्ट, A2FL दैट इज जो हमारा इनपुट्स पे लगा, फर्टिलाइजर, केमिकल लेबर, और एफएल इज एंड फैमिली लेबर। जनरली अभी ये दोनों का यूज किया जाएगा, हालांकि स्वामीनाथन कम्युनिटी ने C2 पे भी बोला था करने के लिए, पर जनरली अभी यही दोनों का यूज होता है, ये ध्यान रखना। लीगलाइजिंग एमएसपी सपोर्ट, अभी कोई भी लीगल बैकिंग एमएसपी को नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस पर काफी ये चल रहा है कि इसको लीगलाइज कर दो। क्यों हमें चाहिए? ताकि हम लोग प्राइस फर्टिलिटी को सेफगार्ड कर सके, मिनिमम प्राइस की सियोरिटी हो जाएगी, एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंट्रोल क्रॉप शॉर्ट टर्म सप्लाई, जो भी क्रॉप जिसकी सप्लाई कम है उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अगर एमएसपी में हम लोग डाइवर्सिफाइड क्रॉप की रेट्स को अधिक बढ़ा के दे तो फार्मर्स एमएसपी पाने के लिए डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का यूज करेंगे, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन। फूड सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड, डेवलपमेंट स्कीम सच एज पीएम पोषण, आईसीडीएस, आंगनबाड़ी स्कीम, टीबीटीएस, ये सब पे काम होगा। अब देखो एफसीआई, एक चीज और जान लो, एफसीआई किसको प्रोक्योर करता है? सेरियल्स को, ठीक है। ऑयल सीड्स और पल्सेस को कौन प्रोक्योर करता है? नाफेड, ये ध्यान रखना। कॉटन को कौन प्रोक्योर करता है? कॉटन कमीशन। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। ये स्लाइड जो कि आप समझ गए अच्छे से, और ये स्लाइड, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ये काफी यूपीएससी पूछेगा और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, पर मैं अभी आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब लिमिटेशन क्या, क्यों लीगल बैकिंग से प्रॉब्लम हुआ? लीगल गारंटी नहीं हो, सब जानते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, 1.5 टाइम्स ये होता है, जिसमें C2 कॉस्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है। इफेक्टिव से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पर मैंने डाल दिया है। अनइक्वल है, क्योंकि देखो आप जैसे सीरियल्स वगैरह जनरली पंजाब हरियाणा में अधिक होता है, तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट अधिक है एज कम्पेयर टू साउदर्न स्टेट्स। इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है। शांता कुमार कमेटी इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, ठीक है। इनका कहना था कि only 6% of the farmers receive MSP, while directly 94% जो MSP नहीं मिलती थी। शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन थी, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो these are the things regarding MSP। और एक राइट अप में और अच्छे से मैं समझा दूंगा, पर यहाँ से जितनी चीज आपको समझ में आई, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you। अगर लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today। Have a nice day। Thank you।